तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने जो जीवन का लक्ष्य ठाना है और धीरे धीरे करके वो उपलब्धि हासिल हो रही होगी। तो फ़िलहाल ये जो वीडियो सीरीज़ अभी आ रही है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे आ रही है, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी जेसीईआरटी बुक्स नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी का ही बना रहा हूँ। ठीक है, 1-2 चैप्टर मैंने जेसीईआरटी का भी बनाया, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत स्टेट का जो है उसमें दिया है, बाकी एज इट इज़ है एनसीईआरटी जैसा। ठीक है, तो जो लोग जेटेट या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो की जो PDF है, अगर आप लेना चाहते हैं तो निःशुल्क आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, और व्हाट्सएप पर ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। ये नहीं कि व्हाट्सएप में सबका नंबर दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ किसी का भी नंबर शो नहीं होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वीडियो जब भी अपलोड होगा इस चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। और PDF अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम में आप ले सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा लगेगा वीडियो, ये आप ही तय करेंगे। फ़िलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ आज का क्लास। हमने 2 वीडियो अपलोड कर लिया है। ये क्लास 8 ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर है। ठीक है, 2nd चैप्टर में है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भूमि के बारे में। देखिए, हमारी पृथ्वी पर भूमि जो है, अगर बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, जिसे हम भूपर पट्टी कहते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपरी भाग पर मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी मतलब क्या? भूमि, इसी को भूमि बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 भागों में विभाजित है। कौन सा 3 भागों में? उसके आंतरिक भाग को। ठीक है, आंतरिक भाग इन द सेंस कि भाई एक होता है भूपर पट्टी, दूसरा होता है मेंटल, और लास्ट में जो होता है सबसे इनर पार्ट में वो होता है कोर। ठीक है, जिसको इनर बोलते हैं। ठीक है, 3 भागों में। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? भूपर पट्टी की बात करें, क्योंकि भूपर पट्टी में ही हमारी भूमि की अवस्थिति है। ठीक है, देखिए क्या है भाई, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। टोटल जितना हमारा एरिया है उसमें से ओनली 30% भूमि है। फिर भी भूमि का सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु में भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। उबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पहाड़ी, दलदल, मरुस्थल, सघन वन क्षेत्र, विरल, निर्जन है। उपजाऊ मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उपयुक्त कारकों के परिणाम स्वरूप, देखिए उस परिणाम स्वरूप में बहुत थोड़ा छूट गया है, देख लीजिएगा। ये राजस्थान के थार मरुस्थल, झारखंड के सारंडा वन जैसे में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, जबकि गंगा के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। देखिए, ये भूमि के बारे में दिया है कि भाई टोटल विश्व में जितनी प्रतिशत हमारा क्षेत्रफल है उसका 30% भाग पे क्या है? भूमि है। बाकी 70% भाग पे क्या है? पानी है। सीधी बात। 30% भूमि में भी 30% भूमि में सभी जगह लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि आवास योग्य नहीं है। हाँ, हो सकता है कहीं ज़्यादा बर्फीले इलाके हो, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। जैसे अंटार्कटिका की अगर बात करेंगे, देखिए अंटार्कटिका का बात आ गया। अंटार्कटिका कौन सा मतलब ये महादेश की श्रेणी में आता है। अंटार्कटिका, आपको बताना है कि अंटार्कटिका कौन से ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो मैप का जो सामान्य जानकारी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव में हमारा अंटार्कटिका आता है, और अंटार्कटिका में 98% बर्फ़ है, तो वहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो वहाँ पर रिसर्च स्टेशन खोले हुए हैं और वहाँ रिसर्च करते हैं। ठीक है, भारत का भी रिसर्च स्टेशन है। खैर, वो तो मुद्दा अलग है। हमारा मुद्दा क्या है कि भूमि के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि 100% में से 30% भाग भूमि है, और 30% भूमि में भी हर जगह मनुष्य नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वैसी स्थितियाँ नहीं हैं, वैसे स्थल नहीं है। कहीं पहाड़ी है, कहीं दलदली क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तान है। मतलब जो है हर जगह आवास योग्य नहीं है। बोलने का मतलब ये है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भाई?
देखिए यहाँ पर एक दिया है कि जबकि गंगा के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसका भी रीज़न ये है कि मनुष्य में जब अस्थायी प्रवृत्ति का विकास हुआ, आप पढ़े होंगे पाषाण युग में, जब अस्थायी प्रवृत्ति का विकास हुआ तो मनुष्य जो है, जहाँ जलीय क्षेत्र होता है, जो नदी के किनारे, जलीय क्षेत्र मतलब ये मत समझिए कि भाई समंदर के इलाके, समंदर के पास में, समंदर का पानी खारा होता है और खारे पानी का यूज नहीं होता है। अभी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी अच्छा डेवलप हुआ है तो अभी हो रहा है, लेकिन पहले नहीं हो पाता था। तो जहाँ मीठे पानी का स्रोत होता था वहाँ लोग रहते थे, और जहाँ जल का स्रोत होगा वहाँ सभी जीव अमूमन पाए जाते हैं। काहे कि मान लीजिए कोई मांसाहारी प्राणी है, वो मांस खाना चाहेगा तो उसको भी प्यास लगेगी, तो वो भी नदी के किनारे जाएगा, मीठे पानी की खोज में जाएगा। तो यानी पानी के आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, तो मनुष्य भी वही जल के क्षेत्र में रहना शुरू कर दिया और वहाँ अस्थायी रूप से बस गए और वहाँ खेती कार्य संपन्न करते थे। और उससे पहले क्या करते थे, वो लोग घूम घूम के खाते थे, खानाबदोश होते थे, ठीक है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही होता था अपने पेट को भरना। अभी के टाइम में हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो शिक्षक बनूंगा, सबका अलग अलग सोच रहता है। लेकिन उस समय सोच क्या होता था, मुझे पेट भरना है, मेरा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये था मामला। अब आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक यानी धरातल, जलवायु, मृदा और मानवीय मतलब जनसंख्या, प्रौद्योगिकी के कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, हमने अभी क्या डिस्कशन किया कि भाई जितना भी भूमि है 30%, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि 30% भूमि पर लोग रहते हैं, लेकिन 30% भूमि में भी वैसे क्षेत्र में लोग रहते हैं जहाँ समतल ज़मीन हो, जहाँ पानी का स्रोत हो। पानी में भी कौन सा पानी, मीठे पानी, तो वहाँ लोग रहते हैं। हर जगह नहीं रहते हैं, पहाड़ी इलाके में नहीं रह सकते, हिमालय जैसे क्षेत्रों में नहीं रह सकते, बर्फीले इलाके में नहीं रह सकते, ठीक है। और एक बात इसमें आता है कि भूमि का उपयोग भाई कौन कौन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई माइनिंग का काम कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, ठीक है। कोई कृषि मतलब खेती काम कर रहा है। और कृषि भी हर एक जगह पे नहीं होता है। उसका भी रीज़न क्या है भाई, उसका रीज़न ये है कि भाई वैसा जलवायु होनी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ रेगिस्तान है वहाँ खेती की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब तरह तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। उसके बाद किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसे विकसित देश हैं हमारे विश्व में, जो लोग क्या करते हैं, भूमि का बहुत अलग टाइप से यूज करते हैं। जहाँ भूमि नहीं भी हो उसका भी यूज कर लेते हैं। उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उसका यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इसका, क्या बोल रहे हैं, अमेरिका का, तो वे लोग क्या करते हैं, झील के ऊपर में घर बना देंगे। जापान के लोग भी झील के ऊपर में घर बना देंगे, ठीक है। मतलब यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत कोई ऐसे कंट्री है जो समंदर को ये कर रहे हैं, मतलब मिट्टी क्या करते हैं, पत्थर दे के, मिट्टी दे के उसको भर रहे हैं और वहाँ पर अपना ये बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। विश्व में भारत में भूमि उपयोग। विश्व में भूमि का उपयोग और भारत में भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है। विश्व में अगर बात करें तो 11% भूमि जो कृषि योग्य भूमि है, जिसमें और 26% चारागाह योग्य है और 31% जो है वन है और 32 अन्य प्रकार में रेगिस्तान भूमि हो सकता है, दलदली क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको ये शायद मालूम होगा कि किसी भी भूमि पर, चाहे हम झारखंड की बात करें, भारत की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, कि जितनी हमारा एरिया रहेगा उसका 33% मतलब वन क्षेत्र होना चाहिए। तभी जो है हम जीवन की अच्छी कल्पना कर सकते हैं, मतलब हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। 33% से वन क्षेत्र अगर कम होगा तो हमें नुकसान होगा, कई तरह की बीमारियां होगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि हम
प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर रहे हैं कि क्या बताएं। हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, फर्नीचर में बना रहे हैं, पेड़ों को काट के सड़क बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो है पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित और दूषित हो रहा है। भारत जो है भूमि का कैसे यूज करता है भाई, भारत जो है 57% कृषि योग्य भूमि है, 57%, चारागाह है 4%, 22% वन क्षेत्र है और अन्य जो है 17% है, ठीक है। ये पुराना डेटा है, उसके हिसाब से ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि का प्रकार, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि क्या होता है, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। सामुदायिक भूमि में सभी का अधिकार होता है। सिंपल। उपयोग के आधार पर भूमि का प्रकार, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं भूमि का, कैसे कैसे यूज करते हैं। कोई बंजर भूमि है तो बंजर भूमि का यूज नहीं कर पाता है। गैर कृषि भूमि है जहाँ कृषि होता ही नहीं है। कृषि योग्य भूमि 3 प्रकार से है यूज के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है भू संसाधनों के निम्नीकरण। भू संसाधनों का निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है, मतलब भूमि का क्षय हो जाना, मतलब खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। भूमि का उपयोग हम मानव अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु तो अंधाधुंध तरीके से करते हैं, जिससे भूमि में लगातार उसकी शक्तियों में कमी आ रही है। भू निम्नीकरण कहलाता है। आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। देखिए, भूमि का निम्नीकरण बहुत तरीके से हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कैसे हो सकता है। कोई अगर भूमि है, कोई मिट्टी है, ज़मीन है, ज़मीन में वही भूमि हो गया, तो वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब कैसे प्रभावित हो रहा है। जैसे कोई पॉलीथीन यूज़ कर रहा है, पॉलीथीन उसमें चला गया मिट्टी में, पॉलीथीन सड़ता नहीं है, सालों साल रह गया, तो वहाँ जो ज़मीन जहाँ पर पॉलीथीन या कचरा डंपिंग हो रहा है, जो सड़ता नहीं है, मतलब ज़मीन में मिट्टी में मिलता नहीं है, तो वहाँ वो भूमि दूषित हो गया। तो वहाँ पर जो भी पौधे उगेंगे नहीं, या फिर उस प्लास्टिक को कोई जानवर भी खाएगा तो उसके लिए भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं निम्नीकरण, यानी भूमि का क्षय होना ही निम्नीकरण कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूमि के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। भूमि को संरक्षण करके हम कैसे रख सकते हैं। जैसे भूमि का अगर क्षय हो रहा है, मिट्टी कट जाता है, कट के दूसरे जगह चला जाता है। अब निम्नीकरण की ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कि मिट्टी कटाव होना, तेज़ आंधी तूफान आना, उसमें भी मिट्टी उड़ के चली जाती है, दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है, वो भी निम्नीकरण का एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, वो देखिए। भूमि के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या किए जा सकते हैं भाई। वन रोपण कीजिए। जैसे हम लोग हमने क्या कहा कि 33% भूमि पर, वैज्ञानिक आंकड़ा कहता है कि 33% भूमि पर हमारा वन होना चाहिए, तभी जो है एक संतुलित क्षेत्र की विशेषता हो सकती है, जहाँ का इकोसिस्टम सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। लेकिन 33% से अगर वन क्षेत्र कम है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वन रोपण करेंगे। दूसरा, अतिचारण पर रोक। अतिचारण मतलब समझ रहे होंगे, जैसे पशुओं की चराई होती है ना, वो अत्यधिक नहीं करेंगे। अत्यधिक करने से क्या होगा, वो घास वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो घास की वजह से वो मिट्टी बह के चला जाएगा। घास अगर नहीं रहेगा तो वो मिट्टी बह के चला जाएगा। तो यानी घास क्या करता है, उसके जड़ों के द्वारा मिट्टी को रोक कहा जाता है, ठीक है। वो मिट्टी विस्थापित होने से बच जाती है। तो अतिचारण पर भी रोक लगना चाहिए। दूसरा क्या है, रासायनिक कीटनाशक का कम प्रयोग। आए दिन हम लोग क्या करते हैं कि भाई खेती में ज़्यादा बेनिफिट या लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोग तरह तरह के कीटनाशक का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा पैदावार है वो अच्छा हो, और जो खरपतवार जैसी चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाए, ठीक है। तो उसका अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो मिट्टी प्रदूषित होगी, और हम तो एक टाइम के लिए पौधे उगा पाएंगे, लेकिन 2-3-4 बार उगाने के बाद शायद उस मिट्टी में उतनी उपजाऊ क्षमता ना बची हो, उसके बाद हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब होगा लेकिन कम
उसका बेनिफिट हम ले पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा है उर्वरकों का कम उपयोग। सेम चीज़ है भाई कि उर्वरक का यूज़ हम लोग कम करेंगे। आजकल हम लोग देखते होंगे कि इसका हम लोग बात करते हैं जैविक कृषि। आए दिन हम लोग टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत कोई प्रोफेशनल तरीके से जैविक कृषि करते हैं। या जैसे कोई बड़े घर के लोग हैं जिनका फार्म हाउस होता है। हम लोग तो भाई खेती किसानी घर के लोग हैं, तो हम लोग का कुछ नहीं। जिनके पास फार्म हाउस है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, जैविक कृषि करते हैं। ठीक है, जैविक कृषि में कोई भी रासायनिक खाद का यूज नहीं होता है। जो गोबर है, जैसे पेड़ के पत्ता सड़ा हुआ, उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी रासायनिक खाद का या कीटनाशक का यूज नहीं करते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक का यूज कर सकते हैं और उससे जो खेती होगी वो ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो उसका भी हम लोग यूज करते हैं। खैर, तो ये उर्वरकों का बात है कि मिट्टी में अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करना भी मतलब भू संसाधन का निम्नीकरण हो सकता है। तो अत्यधिक ना करके हम लोग कम करेंगे। ठीक है, आगे है खनन के बाद खाली खदानों को भरना। मान लीजिए कोई ऐसा माइनिंग वाला इलाका है, वहाँ अगर हम खनन कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से अगर हम मान लीजिए कोयला निकाल लिए, कोयला निकालने के बाद वो जगह खाली पड़ गया, तो खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, उस खाली पड़ी ज़मीन में हमको अलग जगह से मिट्टी, या जहाँ पहाड़ी इलाका हो, जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, वहाँ से मिट्टी हमको लाके उसको भरना है। बहुत कोई बालू भी भरता है, मतलब आपको वहाँ पर फुलफिलमेंट करना है। ठीक है, इससे भी हम जो है भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब बात आती है मृदा यानी सॉइल की बात आती है। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है, जो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति से, मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण खनिज के कणों से और जैव पदार्थ के अपशिष्ट या अपक्षित पदार्थ होता है। अपक्षित मतलब क्या होता है कि कोई जीव जंतु मर गया, मरने के बाद वो सड़ गया, सड़ के बाद सड़ते सड़ते एकदम ख़त्म हो गया पूरा, तो वो एक टाइप से मिट्टी का निर्माण उसमें होता है। और वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। ठीक है, हो गया। खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है और उसका किस क्षेत्र में कैसा मिट्टी पाया जाता है वो आगे हम पढ़ेंगे। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये कारक अलग अलग होते हैं। मृदा निर्माण के कारक क्या क्या हो सकते हैं। जनक शैल का समूह। देखिए, शैल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। शैल क्या है भाई, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो खनिज है, खनिज जो है विभिन्न प्रकार के शैल समूह में पाए जाते हैं। जो खनिज होता है, अब तक वैज्ञानिकों ने 3000 से तकरीबन 3000 से ज़्यादा खनिजों की खोज की जा चुकी है। और उन खनिज मतलब वैसा खनिज कहाँ पाया जाता है, प्राकृतिक चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो चट्टान के कणों से हमारा मिट्टी का निर्माण हो गया। और बड़े बड़े शैल समूह में खनिज पाया जाता है। शैल जो है बड़ा स्वरूप है, खनिज उसका छोटा स्वरूप है। ओके, मृदा के कारक हो गया। मृदा परिच्छेदिका। ये मृदा परिच्छेदिका मतलब मिट्टी का कलर का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मिट्टी का 3 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ये 3 लेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले जो जनक शैल का हम लोग बात किए हैं, जनक शैल का मतलब होता है जो उस मिट्टी के सबसे नीचे वाले परत में जो रहता है, जो जिसके कण का साइज बड़ा होता है। ठीक है, उसके जब जस्ट ऊपर आएंगे तो अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, मतलब उससे थोड़ा साइज और छोटा हो गया। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होगा मिट्टी का कण, वो उससे और छोटा होगा, जिसमें बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा। देखिए, उप मृदा और मृदा, जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होता है ना, तो मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा पावर होता है, उप मुख्यमंत्री के पास कम पावर होता है। सिंपल सी बात है। तो जो उप मृदा है, जो सबसे लास्ट वाला लेयर है, उसका तो पावर कम होगा ना। ठीक है,
और उसी में जो थर्ड वाला लेयर है उसमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ठीक है। और इस जनक सेल के समूह से ही निर्धारित होती है कि इस मिट्टी का कलर कैसा होगा, ठीक है। नहीं समझे, देखिए यहाँ पॉइंट में हमने बता भी दिया है कि मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है। तो आधार चट्टान हमारा क्या है भाई, जनक चट्टान है, जनक सेल समूह है जिनके कण का आकार बड़ा है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में अगर मिट्टी का कलर कैसा है, इसकी जानकारी के लिए हमें जो जनक सेल है उसके कलर के आधार पर हम बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ह्यूमस का निर्माण जीव जंतु तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। यह मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व होता है। देखिए ह्यूमस जो होता है मिट्टी पर सबसे ऊपरी, अभी हमने जो मिट्टी का 3 लेयर्स पढ़ा, 3 लेयर में है, 3 लेयर में जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसमें ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है। और ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु सड़ जाते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद वो ह्यूमस के रूप में बनता है और वो मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मृदा वर्गीकरण। झारखंड में मृदा का वर्गीकरण कैसे होता है। झारखंड के अधिकांश भूभाग पर मृदा का निर्माण पठारी चट्टानों के अपरदन से हुआ है। अपरदन या अपक्षयित, ठीक है, या हाँ अपरदन अपक्षयित एक ही चीज़ है। मतलब करोड़ों साल बाद कोई बड़ा जनक सेल समूह है, बड़ा चट्टान है, धीरे 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 करते 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 टुकड़े 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 एक ऐसी स्थिति आएगी जब एकदम महीन कण जैसा हो जाएगा, तब वो हम बोल सकते हैं वो मिट्टी का निर्माण हो चुका है। मतलब जो मिट्टी है, जो मिट्टी का कण आज हम लोग देखते हैं, उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है, अपरदन से ही बनता है, पठारी चट्टानों के अपरदन से भूमि का निर्माण, मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का, ठीक है। लाल मिट्टी, ये मिट्टी ज़्यादातर दामोदर घाटी और राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। ये झारखंड मतलब JCRT का है, तो झारखंड का इसमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता था, ज़्यादातर दामोदर घाटी और राजमहल क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है माइका युक्त मिट्टी। ये कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़कागांव, मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में भी माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। माइका युक्त मतलब अभ्रक युक्त मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जो पूरे विश्व में प्रचलित है, फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, बालुई मिट्टी। ये ज़्यादातर हजारीबाग और धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है, ओके। काली मिट्टी ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, राजमहल आपको बताना कि राजमहल कहाँ है, कौन सा ज़िला में आता है, इतनी समझ तो होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी। देखिए राजमहल जो है साहिबगंज जिला में स्थित है, ओके। आगे बढ़ते हैं। झारखंड फॉरेस्ट एट ए ग्लांस। ये झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसको लिया है। इसलिए लिया है कि इससे जो है आपको याद क्या करना है कि झारखंड में टोटल फॉरेस्ट कितना है, ठीक है। देखिए डेटा एकदम पूरा क्लियर दिया हुआ है, ये देखिए। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द स्टेट इज़ 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ नियरली 29.76% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो टोटल 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, यानी परसेंटेज में बात करें तो 29.76%, ये इतना भूमि पर हमारा क्या है, फॉरेस्ट है। हमने अभी क्या बात किया था कि किसी भी धरातल, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी धरातलीय क्षेत्र के लिए औसतन कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, तभी हम उस इलाके को क्या मान सकते हैं, एक संतुलित मान सकते हैं कि वहाँ जो भी जीवन यापन होगा वो ठीक ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे, मतलब पर्यावरण उतना दूषित नहीं होगा, सीधी सीधी बात करें तो, ठीक है। तो झारखंड की कितनी है भाई, 29.76%, ओके। ये आपको याद करना है एज इट इज़, ओके, इसलिए मैंने इसको दिया है। आगे बढ़ते हैं। मृदा निम्नीकरण।
जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि मृदा का निम्नीकरण कैसे हो सकता है। जैसे भूमि का निम्नीकरण, तो भूमि में क्या है, जो सबसे जो ऊपर वाला लेयर है वही तो मिट्टी है ना। जब मृदा की उत्पादकता घटती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है। सामान्यतः मृदा का निम्नीकरण तब होता है जब मृदा अपर्दित होती है, मृदा में जल का अभाव होता है अथवा मृदा का प्रदूषण हो जाता है। सेम थिंग वही हो गया, मृदा अगर प्रदूषित हो गई तो उसका निम्नीकरण हो गया। मृदा अगर दूषित हो गई, मृदा अगर अपर्दित हो गई, अपर्दित इन द सेंस वो दूसरे रूपों में चेंज होती गई, ठीक है, या फिर उसमें नमी का अभाव हो गया, तो उससे भी मृदा निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, कैसे मृदा का निम्नीकरण होता है। वनोन्मूलन, सबसे पहला कारक क्या है, वनोन्मूलन। वनों का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब सफाया करना, ख़त्म करना। वनों का उन्मूलन क्यों होता है? सिंपल सी बात है कि हम ही लोग यूज़ करते हैं, हम मानव ही अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करते हैं। अब आप बोलेंगे आकांक्षा क्या है, इतने बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं लोग, लोगों को अच्छे फर्नीचर्स चाहिए होता है, अच्छे टेबल चाहिए होता है, तो कहाँ से मिलेगा वो? जब हम पेड़ को काटेंगे, पेड़ काटने के बाद वहाँ से फिर फर्नीचर के लिए तैयार होता है लकड़ियाँ, ठीक है। तो वनोन्मूलन भी एक मेजर कारण है, सबसे मुख्य कारण है। दूसरा है अतिचारण, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि अतिचारण अगर होगा तो वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगी, वहाँ गड्ढा हो जाएगा, मिट्टी का बहाव हो जाएगा, बहुत सारा हो सकता है कारण। वनोन्मूलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इससे भी मिट्टी निम्नीकरित होती है। जिस मिट्टी में रासायनिक खाद का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो वह मिट्टी क्या होगा, हमारा दूषित हो जाएगा, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी। उसके बाद है वर्षा दोहन, अत्यधिक अगर बारिश हुई और वहाँ पर ना वन है ना घास फूस है तो वह मिट्टी बह के चला जाएगा, इससे भी निम्नीकरण होगा। भूस्खलन और बाढ़, भूस्खलन में तो मिट्टी का कटाव होता ही है। भूस्खलन की स्थिति कब होती है, जब पूरा बारिश होती है, जो नदी का तटीय क्षेत्र है, नदी और जंगल का तटीय क्षेत्र जो बीच पहाड़ से निकलती है, वहाँ पहाड़ी धीरे धीरे कटता जाता है नदी के तेज बहाव से, ठीक है। तो भूस्खलन से भी मिट्टी निम्नीकृत होती है। बाढ़ से भी होती है, बाढ़ में मिट्टी बहा के लेके चली जाती है। ये कुछ रीज़न है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ, सबसे पहला है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई मतलब एक ऐसे करते हैं, जिग जैग टाइप का, ऐसे जुताई करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारा मिट्टी संरक्षण होगा, मतलब मिट्टी बह के नहीं जाएगा। ये जैसे मान लीजिए पानी बह के जाएगा तो ऐसे बह के चला जाएगा, ऐसे बह के चला जाएगा, ठीक है। तो समोच्च रेखीय जुताई हो गया। उसके बाद आता है रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम इसको बचाना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कोई खेती भी करता है, तो कैसे खेती करते हैं, मेड़ बना के करते हैं। मतलब रक्षक मेखलाएँ का मतलब है कि मेड़ बना के आप उस चीज़ को रोको, अचानक से बहते हुए मत जाने दो, ठीक है, वही हो गया। उसके बाद आता है फसल आवर्तन। फसल आवर्तन भी एक मेजर रीजन है, इसका हम बता रहे हैं कैसे है कि फसल आवर्तन का मतलब होता है फसल को लगातार परिवर्तन करना। मान लीजिए किसी खास ज़मीन पर हम खेती का काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें हम खेती का काम कर रहे हैं। खेती में से जैसे हम धान की खेती किए, धान की खेती हमारी ख़त्म हो गई, उसके बाद हम फिर से धान की खेती नहीं करेंगे। धान की खेती होने के बाद कुछ दूसरे फसल की खेती करेंगे ताकि उस मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बना रहे। अगर धान की खेती के बाद फिर से धान करेंगे तो उस मिट्टी का संरक्षण हम लोग नहीं कर पाएंगे, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, जो बाद में धान होगा हो सकता है उसकी पैदावार कम होगी। तो इसके बचाव के लिए हम लोग फसल का आवर्तन करते हैं, मतलब फसल को बार बार बदल के खेती करते हैं। रीज़न इसका ये है कि चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं, जो ऐसे होगा कि मान लीजिए ये हमारा खेत है, धान की खेती हो गई हमारी। धान की खेती के बाद हम इस खेत पर दलहन का पौधा लगा देंगे। अब दलहन कितना बेनिफिट है देखिए, दलहन का जो पौधा होता है ना, दलहन के पौधे के जड़ों में गांठ होता है, ठीक है।
और उस गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु क्या करती है, मान लीजिए ये दलहन अरहर का पौधा है, ठीक है। वायुमंडल में चूँकि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और किसी भी पौधा के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, उपयोगी चीज़ है। तो पौधा को नाइट्रोजन चाहिए। और धान की खेती उसके खेत में हो चुकी है, उसमें नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन ख़त्म हो गया है। अब इस पौधा को तो नाइट्रोजन चाहिए ना। तो जैसे थोड़ा पौधा बड़ा होता है, इसके गांठ में राइजोबियम जीवाणु पनप जाते हैं, उग जाते हैं। ये जीवाणु क्या करता है, जो हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है उसको अवशोषित करने लगता है। अवशोषित करके इस पौधे को तो बेनिफिट मतलब लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की क्षमता को बरकरार कर देता है। इसीलिए फसल का आवर्तन ज़रूरी है ताकि उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ चुका होगा। ओके, नियंत्रित पशुचारण हमने अभी बात किया, अतिचारण वही हर चीज़ में वही आ रहा है। नियंत्रित पशुचारण अगर हम कर रहे हैं तो नियंत्रित तरीके से हो सकता है। हम उसमें 10 दिन पशुचारित किए, फिर उस जगह को चेंज करके फिर दूसरी जगह पशुचारण करेंगे, क्योंकि एक ही जगह करेंगे तो वहाँ के जो घास है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ का मिट्टी फिर रुकेगा नहीं। थोड़ा सा बारिश हुआ नहीं, मिट्टी बह के दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। देखिए, हमने उसको पॉइंट को इंक्लूड कर दिया है राइजोबियम जीवाणु के बारे में। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहन की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ओके, झारखंड में मृदा अपरदन कैसे होता है? सेम थिंग है, हर एक जगह में मृदा अपरदन का तरीका वही है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तो पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन, जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है, चादरी अपरदन यानी सीट इरोजन कहते हैं। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। तीव्र पठारी ढाल वाले क्षेत्रों में जल का वेग अधिक होने से तीव्र कटान होता है। इससे अवनलिका अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर रीज़न है, और ये चीज़ जो है लगभग सभी क्षेत्रों में है, सिर्फ झारखंड में ही नहीं है। और इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है कि आप एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब साल में पहली बारिश होती है तो किसानों के मन में क्या होता है, उत्सुकता जग जाती है। सब कोई हल बैल लेके चले जाते हैं खेतों में और खेत की जुताई कर देते हैं। जुताई होने के बाद जब उस समय तो नमी होता है ना, जब पहली बारिश होती है तो नमी मतलब आर्द्रता होती है, नमी हो जाती है खेत में, जुताई आसानी से हो जाती है। जुताई होने के बाद क्या होता है, सूख जाता है, बारिश नहीं होती है, जिस वजह से वो मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, सूख जाती है। सूखने के बाद वो मिट्टी, जैसे हवा आई थोड़ा सा, वो बहा के मिट्टी चला गया। ठीक है, या फिर तेज़ बारिश अगर हुई फिर भी उस सिचुएशन में वो जो मिट्टी खुला था, जो घास से अलग हो चुका था, वो मिट्टी बह के चला जाएगा। तो इससे भी मृदा अपरदन हो रहा है। ओके, उसको चादरी अपरदन, सीट इरोजन कहते हैं। आगे आता है हमारा वाटर। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था संसाधन वाले में, कि नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो जिसको हम लोग पहले की अवस्था में ला सकते हैं, और अनवीकरणीय है जो पहले की अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं। जैसे कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला का सीमित मात्रा है, उसका हम यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। ठीक है, और जो जल है वो आज हम पी रहे हैं, कल फिर से हो जाएगा। समझे बात को? जल एक नवीकरणीय संसाधन में आता है। ओके, मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके ना। मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही है। वायु भी एक नवीकरणीय संसाधन है। वायु भी हम रोज़ मिल रहा है, वायु ख़त्म नहीं हो रहा है ना। हमारा पर्यावरण है मतलब वायु है। तो वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहा जाता है। टोटल हमने अभी क्या बात किया,
कि 30% भूमि पर पूरे विश्व का जनसंख्या रहता है। 70% भूमि पर क्या है हमारा, पानी है, लेकिन 30% में भी सभी जगह नहीं रहने योग्य नहीं है। अब यहाँ हम लोग क्या जान रहे हैं कि भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। वही चीज़ है, 3/4 3/4 भाग जल से ढका है और 1/4 भाग पर रहते हैं, हम ही लोग रहते हैं। ठीक है, पूरा विश्व उसमें निवास करता है, इसलिए 3/4 भाग पृथ्वी पर जल है, तो इसलिए इसको जल घर भी कहा जाता है पृथ्वी को। लगभग 3.5 वर्ष पहले जीवन महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए उपभोग मतलब क्या, मनुष्य के यूज के लिए। देखिए ऐसे कुछ अगर वर्ड्स शब्द मिलेंगे जिनका अगर आपको मतलब नहीं है, तो आज के ज़माने में तो मोबाइल ही गुरु है, सब कुछ है। पहले ज़माने होता था कि हम जो शब्द समझ में नहीं आया, अगली कक्षा में जाएंगे विद्यालय, फिर हम जाके शिक्षकों से पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है। अभी के टाइम में अगर आपको डाउट लग रहा है तुरंत गूगल करिए, समझ में आ जाएगा। उपभोग का मतलब होता है यूज, हम उसका यूज कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, मीठा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% ही है, ये मीठा जल है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और उच्च पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। मीठा पानी कितना है, 2.7%। 2.7% में भी 70% भाग बर्फ़ की चादरों के रूप में ढका हुआ है, मतलब उसका भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और उच्च पर्वतीय प्रदेशों में। अंटार्कटिका कहाँ है फिर से बताइए, अभी मैंने बताया कि अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव पर। ओके, ग्रीनलैंड कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के पास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। केवल 1% जल मानव उपयोग के लिए सुलभ है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग में वाष्प में छुटा हुआ है थोड़ा, पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। सही बात है, क्योंकि हम मीठे पानी का स्रोत ही 2.7% है, तो जो मीठा जल है वो मनुष्य के पीने लायक है, तो ये सबसे मूल्यवान पदार्थ तो यही है हमारा। भौम जल मतलब समझ रहे हैं, जो हमारी भूपरपट्टी में जो जल पाया जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर का जल, जैसे जिसको हम लोग नलकूप के माध्यम से निकालते हैं, कोई कुआं खोदते हैं, तो ज़मीन के अंदर से जो निकलता पानी है उसको बोलते हैं हम लोग भौम जल, माने भूमि का जल। ठीक है, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, पृष्ठीय जल मतलब जो ऊपर में बहता है, जैसे हम इसको मान सकते हैं तालाब भी, हाँ तालाब भी है, वो भी पृष्ठीय जल है, झील भी पृष्ठीय जल है, नदी भी पृष्ठीय जल है, तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, 1% हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह वाष्पीकरण वर्षण और जलवायु की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, जिसे जल चक्र कहते हैं। गतिशील इन द सेंस बोले तो बार बार उसका हम यूज कर पा रहे हैं, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, बार बार वो परिवर्तित हो रहा है किसी दूसरे फॉर्म में, फिर उसका यूज कर रहे हैं। फिर वो जैसे मान लीजिए पानी ज़मीन पे गिरने के बाद कुछ हम लोग यूज़ किए, कुछ मिट्टी के अंदर चला गया पानी, जो मतलब जो बारिश हुई उस बारिश का पानी में हो सकता है कुछ तालाब में रह गया हो, कुछ ज़मीन के अंदर चला गया हो, कुछ वाष्पित होकर ऊपर चल गया हो। ऊपर मतलब कहाँ, बादल मतलब अंतरिक्ष में, फिर अंतरिक्ष में वो बादल बनेगा, फिर बादल बन के फिर नीचे गिरेगा। तो ये एक चक्रीय संसाधन है। जल एक क्या है, चक्रीय संसाधन है, जो बार बार उसका मतलब यूज करते हैं फिर आता है, यूज करते हैं फिर आता है। ओके, धरातलीय 89%, भौम जल 92% का अत्यधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, शेष घरेलू एवं उद्योगों में किया जाता है। देखिए धरातलीय मतलब जो धरातल का है उसका 89% और भौम जल का 92% अत्यधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, एग्रीकल्चर में, खेती के काम में लाया जाता है। ओके, शेष घरेलू उद्योग और इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। जितने भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अगर बैठा है कहीं ख़ास जगह पर, तो उसके लिए पानी बहुत मुख्य स्रोत है, पानी चाहिए। किसी भी
प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अगर हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, या फिर राउरकेला, या फिर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जितने भी प्लांट हैं सबके लिए पानी चाहिए। देखिएगा, हर एक फैक्ट्री के पास में कोई डैम बना है या फिर उसके अगल बगल में कहीं नदी का स्रोत हो, तो ही जाके वो फैक्ट्री चल पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 92% भौम जल। भौम जल मतलब समझा दिए भाई, भौम जल कहाँ है? जो मिट्टी के अंदर जल जो पाया जाता है, जैसे नलकूप के माध्यम से, कुआं के माध्यम से निकालते हैं, उसका 92% सिंचाई के रूप में यूज होता है खेती में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है? जल संसाधनों के संरक्षण। जल संसाधन को कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं? देखिए, हम लोग अत्यधिक यूज कर रहे हैं। जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ भरपूर मिल रहा है, जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, पानी की बहुत दिक्कत है। हमने अभी बात किया कि 2.7% ही पीने योग्य है, जो मीठा पानी है। उसमें से भी उसका 70% भाग बर्फीले इलाकों में है। 30% हम लोग उसका पी पा रहे हैं, जो यूज़ में ला रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पानी की किल्लतें हो गई है, पानी नहीं मिल पा रहा है, पीने वाला पानी। तो जल संसाधनों के संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात जब जैसे बारिश हुई तो बारिश के टाइम हम क्या करेंगे? उस जल को एकत्रित करके रखेंगे और उस एकत्रित किए हुए जल को हम लोग बाद में उसका यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं बहुत तरीके से। ठीक है, धरातलीय जल का संरक्षण। धरातलीय जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? झारखंड सरकार की अगर बात करें तो कुछ समय पहले डोभा निर्माण हो रहा था। डोभा निर्माण में क्या होता है कि भाई, जो बारिश हुई, बारिश का पानी उस डोभा में इकट्ठा रह गया और बहुत टाइम तक रह जाता है, और उस पानी का हम लोग यूज़ भी करते हैं खेती में, सिंचाई के रूप में। सिंचाई पद्धति में परिवर्तन। हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई पद्धति में जो अनावश्यक जल का उपयोग करते हैं, मतलब जितना पौधे को पानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पानी दे देते हैं। आजकल सिंचाई का इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है कि जितना उस पौधे को पानी चाहिए होता है, एकदम पाइप के माध्यम से जाएगा और उस पौधे के जड़ के पास ही पानी गिरेगा। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए तो हम लोग कम पानी में अच्छी खासी सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, डोभा निर्माण का फिर आ गया ना, जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल बताया। डोभा का निर्माण अभी हमने बताया। समुद्री जल का उपयोग। पहले समुद्री जल का उपयोग नहीं हो पाता था, क्यों? क्योंकि वो खारा पानी है। अब हम क्या कर रहे हैं? समुद्री जल का भी यूज कर पा रहे हैं। खारा पानी में नमक निकाल ले रहे हैं और पानी भी निकाल ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, उसका भी यूज कर पा रहे हैं अभी नई टेक्नोलॉजी के आने से। आगे क्या है? बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियां भूमिगत जल के निम्नीकरण में सहायक हैं। भूमिगत जल के निम्नीकरण में सहायक है। इसका ज्वलंत उदाहरण केरल के पालक्कड़ जिले का गांव है। यहाँ लगे एक पानी संयंत्र में 300 से 600 फीट गहरे 60 बोरवेल खोदे गए हैं। इनसे प्रतिदिन लगभग 15 लाख लीटर पानी ज़मीन से खींचा जा रहा है। इससे इस गांव के कुएं, तालाब, जलाशय, धान के खेत सभी सूख गए हैं और गांव के 300 निवासियों पर जल संकट खड़ा हो गया। देखिए, जो बोतल में जो हम लोग पानी पीते हैं, ट्रेन में कहीं अगर सफ़र कर रहे हैं तो हमको पानी चाहिए होता है। पानी हम कहाँ से खरीदते हैं? जो हमें दुकान में मिलता है। कौन सा? वही बोतल वाला, है ना, वो पानी हम लोग पीते हैं। तो जो बोतल वाली पानी है वो कोई बड़ा बिजनेसमैन बना रहा है, तो बड़ा बिजनेसमैन को फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि आपके गांव में पानी का संकट हो जाएगा। वो तो एक ख़ास ज़मीन पे ज़मीन को ख़रीद लिया, उस ज़मीन पे एकदम डीप बोरवेल कर दिया और वहाँ से पानी खींच रहा है, अपना यूज में ला रहा है, अपने बिजनेस पर्पज़ से। बाकी गांव भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस कारण से केरल के पालक्कड़ का एक गांव में जल का समस्या उत्पन्न हो गया। वहाँ खेती नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भौम जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल दिया गया है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे से लेकर छोटे छोटे घास सम्मिलित है। देखिए, वनस्पति का डेफिनेशन भी दे दिया कि वनस्पति कहते किसको हैं। ठीक है, वनस्पति इतना बेसिक है ना, एनसीईआरटी अगर सच में रीडिंग करेंगे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और ये
हर एक कंपटीशन के लिए उपयोगी है, कोई ख़ास ऐसा नहीं कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, बाकी किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे तो। ठीक है, छोटे छोटे घास सम्मिलित होते हैं वनस्पति के अंतर्गत। पौधों से इमारती तथा अन्य कार्यों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, जिसे हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। वनस्पति मृदा को संरक्षित रखता है, जिससे मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। वन जीवन जंतु का आश्रय स्थल प्रदान करता है, साथ ही पर्यावरण और पारितंत्र को संतुलित करने में सहयोग प्रदान करता है। हमने फिर से वही बात किया, पहले बात कर चुके हैं, अभी फिर बात करें। जो वनस्पतियाँ होती है ना, हमारे लिए काफ़ी लाभदायक इसीलिए है क्योंकि हमारा उससे पर्यावरण संतुलित बना हुआ है। अगर हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है तो उसका रीज़न यही है कि हम वनों की अत्यधिक अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कटाई कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। अगर कर भी रहे हैं तो मान लीजिए अगर 10 पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ अगर लगा भी रहे हैं तो फिर भी हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि 10 पेड़ बनने में जितने हमको साल लग गया, वो जो 10 पौधा अभी हमने रिसेंटली लगाया है, ठीक है, रिसेंटली अगर हम लगा रहे हैं तो उसको बनने में भी 10 साल लग जाएगा। तब तक हमारा पर्यावरण संतुलित कहाँ से रहेगा। ठीक है, यानी 10 पेड़ काट रहे हैं तो आपको 100 पेड़ लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि शंकुधारी वन में प्राप्त होने वाला मुलायम लकड़ी की लुगदी से कागज़ का निर्माण किया जाता है। वन्य जीवों से हमें मांस, चमड़ा, ऊन आदि की प्राप्ति होती है। सही बात है, लेकिन कोई भी चीज़ अत्यधिक खराब होता है। हमें वन से कागज़ निर्माण हो रहा है, कागज़ जो आज हम लोग लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो कहाँ से, सब घास फूस और पेड़ पौधों से ही निर्माण हो रहा है। और वन्य जीवों के मांस, ऊन, चमड़ा उसका यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लाते हैं। झारखंड में पाए जाने वाले वनों से हमें 2 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। सबसे पहला है मुख्य उत्पाद और दूसरा है गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद में अंतर हम ये समझ सकते हैं कि जो कम पाया जाता है उसको हम लोग गौण उत्पाद कहते हैं, और जो मुख्य रूप से ज़्यादा पाया जाता है उसको मुख्य उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मुख्य उत्पाद में साल हो गया, सागवन, शीशम, सेमल, खेर आदि की कीमती एवं उपयोगी लकड़ियाँ पाई जाती है, सबसे मुख्य उत्पाद है। गौण उत्पाद में क्या आ सकता है, वनों से सीधे प्राप्त न होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रमुख उत्पाद लाह, मधु, रेशम, केंदुपत्ता आदि। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, कि प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि हमको जो डायरेक्ट उस चीज़ से मिलता है, और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ना मिलके इनडायरेक्टली जो चीज़ मिलता है। जैसे अगर लाह की अगर खेती कर रहे हैं तो लाह हमको पलाश के जो पेड़ होता है उसमें लाह उगाया जाता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष तरीका हो गया। एक तो पलाश से भी हमको बेनिफिट हो रहा है, उसके साथ साथ लाह की खेती कर रहे हैं उससे भी हमको बेनिफिट हो रहा है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जो वनस्पतियाँ पूरे विश्व में पाई जाती है उसको हम लोग कैटेगराइज करके 4 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म। देखिए, गुल्म को ब्रैकेट में हमने झाड़ी भी कर दिया है, जो एनसीईआरटी में एज इट इज़ है। अगर मान लीजिए कहीं गुल्म दे दिया तो गुल्म समझ में नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया है कि गुल्म का अर्थ होता है झाड़ी। झाड़ी मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और एक जगह ज़्यादा पाया जाता है, उसको हम लोग झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ये 4था नंबर में। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। कांगो बेसिन अफ्रीका तथा अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के, टुंड्रा प्रकार के वनस्पति वन पाए जाते हैं। ओके, अफ्रीका भी एक हमारा महादेश है, आपको कमेंट में लिख के बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, टोटल महादेश कितना है, 7 में से एशिया और अफ्रीका में अकेला 60% पॉपुलेशन पाया जाता है, समझ सकते हैं। ओके ना, 7 में से नाम बताइए। एक एशिया हो गया, दूसरा यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका लास्ट में। ओके, आगे आते हैं भाई, क्या है, आर्द्रता कम होने पर वृक्षों का आकार एवं सघनता कम होती जाती है। आर्द्रता कम मतलब नमी अगर कम होगा तो वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, और उगे हुए हैं तो सूख जाएंगे आर्द्रता कम होने पर। उसके बाद है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं।
सही बात है। सामान्य वर्षा जहाँ कम बारिश होती है या फिर एक एवरेज बारिश होती है, वहाँ छोटे आकार के वृक्ष और घास उगते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड के कारण छोटे छोटे घास के रूप में वनस्पति उगती है। इनमें मॉस और लाइकन प्रमुख हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में, जैसे अगर हम अंटार्कटिका की बात करें जिसमें 98% बर्फ़ है, तो वहाँ जो है मॉस और लाइकन जैसे वनस्पति उगते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं सदाहरित वन। जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उसे हम सदाहरित वन कहते हैं। सदाहरित नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा वन जो सालों भर हरा भरा रहे। मतलब जैसे मान लीजिए 10 पेड़ हैं, 10 पेड़ में से मान लीजिए किसी एक सीज़न में 2 पेड़ की पत्तियां गिरी, बाकी तो 8 पेड़ की पत्तियां हरा भरा है। फिर दूसरा सीज़न आया तो 3 पेड़ की पत्तियां गिर गई, बाकी 7 के रहेंगे। मतलब ऐसा वन क्षेत्र है जहाँ सालों भर हरा भरा दिखे, उसको सदाहरित वन कहेंगे। ठीक है। पर्णपाती वन, ऐसे वन जिनके वृक्ष बाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती है। बाष्पोत्सर्जन, समझ रहे हैं बात को? बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ऐसे वन जिनके वृक्ष बाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए, बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें जल की हानि हो जाती है, और जल की जब हानि होती है तो पत्तियां सूख जाती है। जब सूख जाती है तो पत्तियां ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है। ओके। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाष्पोत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए ही पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है। देखिए, पत्तियों में भी बाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है, वो वहाँ से भी वाष्प निकलते हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिकली अगर देखना चाहेंगे तो आपके घर में कोई भी पौधा अगर होगा तो उसको आप पॉलीथीन से बांध दीजिएगा। बांधने से आपको क्या मालूम होगा, 2-3 दिन बाद उस पॉलीथीन में पानी आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जो पौधे होते हैं, पौधे की जो पत्तियाँ होती है उसमें भी बाष्पोत्सर्जन की क्रियाएँ होती है। तो यही बाष्पोत्सर्जन में जल का जो डिफिशियंसी हो जाता है, जो कमी हो जाता है ना, इसी वजह से पत्तियां सूख जाती है और नीचे गिर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। देखिए, अभी अगर बात करेंगे ना तो 8 अरब से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये NCERT में दिया है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अगर लेकिन अभी की बात करें तो 8 अरब से ज़्यादा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे एवं जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन एवं मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। उससे हम तो सबसे पहला जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, हमको वायु मिल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिल रही है, फिर हम उसको श्वास के माध्यम से अवशोषित कर रहे हैं। ठीक है। बाकी प्राकृतिक जितने भी वनस्पतियाँ हैं उसमें हमें बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे हरी सब्जियाँ ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, जितने सारे जो हम लोग यूज कर रहे हैं सब तो वनस्पति है। इसके कारण क्या है भाई? जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? जो हमने अभी बात कर लिया कि वनोन्मूलन हो गया, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, जंगलों में आग लगना जिसे हम दावानल कहते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। खास करके झारखंड में भी जंगल में आग लग जाता है पेड़ पौधों की टहनियों के टकराने से। भूस्खलन भी है। भूस्खलन, दावानल के बारे में हम लोग अभी बताया आपको कि जंगल में आग लग जाती है। दावानल वनों के विनाश का एक प्रमुख कारण है। यह समस्या मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है विश्व के, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधों की सब मतलब सारी चीज़ सूख जाता है। तो सूखने से क्या होगा? जिस पत्तियों में नमी नहीं होगी तो वो ईजिली आग लग जाता है। विश्व के अनेक भागों, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया आदि में वनों में आग लगने की घटना हमेशा घटती है। 2019 ईस्वी में अमेजन बेसिन में आग लगने से हज़ारों एकड़ क्षेत्रफल में वन का विनाश हुआ, सिर्फ दावानल की वजह से। 2019 में अमेजन बेसिन में आग लग गया, जिससे हज़ारों एकड़ क्षेत्रफल वन का विनाश हो गया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। देखिए, कोई भी संरक्षण अधिनियम अगर बनता है ना, तो उसके पीछे क्या है, तब तक काफ़ी आगे हम लोग निकल चुके होते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। इसका मतलब है कि पहले विश्व को ये एहसास हुआ है कि भाई अगर हमारे जो पारितंत्र की जो हिस्सा है, पारितंत्र इन द सेंस कि भाई हमारे पर्यावरण में जो भी जीव जंतु हैं जिस पर हम लोग निर्भर हैं, अगर वो जीव जंतुएँ ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। जो हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, आहार श्रृंखला, कि भाई घास को कौन खाया, हिरन खाया, फिर हिरन को बाघ ने मार दिया सबसे पहले, ठीक है। ऐसे जो आहार श्रृंखला हम लोग पढ़े थे, वो आहार श्रृंखला वास्तव में अगर नष्ट हो गया उस आहार श्रृंखला में कोई एक जीव, तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया कि हम वन्य जीव संरक्षण, वन्य के जीवों का संरक्षण करेंगे। इसके लिए एक्ट लाया गया 1972 में। ओके। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, पूछ देगा तो, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा भी है। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों, शिवालिक, हिमालय, पश्चिमी घाट पर्वत में यह समस्या है। वनों में आग लगने का मुख्य कारण ग्रीष्म ऋतु में परिपक्व टहनियों का आपस में टकराना तथा पर्यटकों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करना है। हाँ, ये तो जंगल में आग लगना ये तो एक कारण है ही। साथ में क्या होता है कि बहुत सारे जो पर्यटक हैं जो देखने जाते हैं कहीं टूरिज्म प्लेस, वहाँ क्या करते हैं, कोई सिगरेट खाया, कोई गुटखा खा लिया, उसका रैपर वहीं पे फेंक दिया, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, आग लगता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जंगलों में भी आग लगने की समस्या है। इसका एक कारण जंगली उत्पादों जैसे शहद, साल के बीज, महुआ बीज आदि का संग्रहण करना है, ठीक है। अभी हमने बात किया कि दावानल, मतलब जो जंगल में आग, वो झारखंड का मेजर प्रॉब्लम है। वन, अब ये जो एग्जांपल दिया है ना कि शहद, साल के बीज, महुआ बीज, ये कभी कभी कोई मतलब गांव के लोग भी लगा देता है आग। ये लोग बेचने जाते हैं ना, महुआ बेचने के लिए, साल के बीज चुनने के लिए उस समय। अब आगे आते हैं। वन्य जीवों का शिकार पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंख, सींग आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है, रीज़न क्या है? तो भाई उसके खाल का यूज का होता है, चमड़ा का, नाखून का, दांत का, पंख, सींग सब बेचता है, जो कि एक गैर कानूनी है। इनमें कुछ जंतु जिनका शिकार किया जाता है उनमें चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व आदि की स्थापना की गई है। 1972 ईस्वी के अधिनियम के उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाना है। देखिए, कोई भी एक्ट अगर पारित होता है ना, तो उसके पीछे बहुत रीज़न होता है। जैसे हमने अभी बताया कि पर्यावरण, सबसे पहली बात की, जो पर्यावरण हमारा असंतुलित हो जाएगा, और असंतुलित होगा तो उसका नुकसान हम ही को झेलना पड़ेगा, मतलब हम मानव मनुष्य को ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अवैध शिकार है, व्यापार जो होता है, इस अधिनियम के तहत रोका जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई, ये भी याद रखना है। 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वहाँ बाघों को लाया जाता है और उसको लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रखी जाती है, ठीक है। उसे भोजन दिया जाता है, उसके पर्याप्त जनन के लिए व्यवस्था की जाती है ताकि बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हो। वन संरक्षण के लिए देश भर में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। अभी तो बढ़ गया होगा, ये पुराना है तो उस समय 18 था, ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब उस क्षेत्र में कुछ आप विशेष काम नहीं कर सकते, उसको एकदम रिजर्व कर दिया गया है। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में नीलगिरी, तमिलनाडु में स्थापित की गई है। कुछ अन्य जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, कंचनजंगा आदि, ये सब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। लेकिन सबसे पहला अगर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है
भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, क्या ये द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ आरक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किक और एलो कुछ उदाहरण हैं। ये जो जितने चीज़ें हैं, जैसे 5000 क्या है जातियाँ, पशुओं की जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ, इसके तहत जो है इंडेंजर्ड में रखा गया है। मतलब ये खतरा है इतने जातियाँ और इतने स्पीसीज़ को, इसलिए इसको रक्षा करने की आवश्यकता है। CITES को वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कोई भी सम्मेलन जिस जगह पर होता है उसी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। CITES का मुख्य रूप से 1 जुलाई 1975 ईस्वी में प्रभाव में आया। बना पहले था लेकिन प्रभाव में कब आया? 1975 में। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके तहत ही इसको बनाया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को कैसे कंजर्वेशन करके रखना है, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हाँ, इसमें एक प्रेरक बातें हैं। चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई भी काम तब ख़त्म होती है जब उसकी शुरुआत की जाए। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, रोज़ सोचते हैं, लेकिन काम 100% में से मात्र 1% लोग करते हैं, और 1% जो लोग करते हैं वो आपसे यानी किससे 99% लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो सोचिए कम, काम ज़्यादा कीजिए। ये हमने दिया है कि नेशनल पार्क किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की करें या फिर किसी और एग्ज़ाम का। लेकिन नेशनल पार्क इसमें जो, ऐसे तो नेशनल पार्क बहुत है, कितना 106 है नेशनल पार्क, लेकिन जो फेमस है उसको आपको याद करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है हर एक स्टेट का कहाँ कितना है। ठीक है ना, तो इसको भी मैंने PDF में लगा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो, ये पूरा नेशनल पार्क आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो का जो PDF है, PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप का लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।